नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। हरियाणा विधानसभा के चुनाव है। इसी सिलसिले में इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, सर्वेज भी हो रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं जज्जर विधानसभा में। हमारे साथ में है राजकुमार जी कटारिया, जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं में आते हैं। सबसे पहले नाम टिकटों के लिए चल रहा है, ऐसा सुनने में भी आया है, जनता के द्वारा भी सुनने में आया है। तो आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आप कांग्रेस से कई सालों से जुड़े हुए रहे, फिर भी आपको ऐसा क्या लगा कि आपका मन बीजेपी की ओर मुड़ गया? ठीक, आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति के अंदर आप किसी राजनीतिक दल में सालों तक रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं, 25 साल सेवा करते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के पूरे देश के अंदर घूमते हैं पार्टी के काम से। और पार्टी आपके काम को ना देख करके आपको जो है वो सम्मान ना दे जो मिलना चाहिए, और आपके बहुत ज़्यादा जूनियर लोगों को आपके सर पे बिठा दे। और उसकी ये ठीक है कि पार्टियों के अंदर कई बार नए लोगों को भी एकदम समय मिल जाता है, सारी बातें हैं, लेकिन उसकी मेहनत को देखते हुए, उसके कैलिबर को देखते हुए उसको उचित सम्मान ना मिले तो हताशा आती है, एक चीज। दूसरा, आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के इतने उदाहरण दे सकता हूं, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के, प्रदेश स्तर के नेताओं के, कि उन्होंने अपना जीवन पार्टी के अंदर बूथ स्तर से स्टार्ट किया और राष्ट्रीय स्तर तक, प्रदेश के प्रमुख पदों तक वो पहुंचे। उदाहरण के तौर पे आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी कौशिक है, वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे और 20 साल के अंदर उनको पार्टी ने चुनाव भी लड़वाया, विधायक बने, अभी विधायक हैं। बीच में उनको पार्लियामेंट टिकट, पिछला चुनाव अभी 1 महीना पहले पार्लियामेंट चुनाव लड़ाया, उनको टिकट मिली, 20,000 वोटों से हार गए। और उससे पहले वो 2 बार जो है प्रदेश के महासचिव रहे और पूरे प्रदेश के संगठन का उनका पूरा एक्सपीरियंस था। और आज उनको पार्टी ने उनके काम को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष से नवाजा। आपके कहने का मतलब कि बीजेपी में ये चीजें, बीजेपी में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के काम को, उसके कैलिबर को परखा जाता है, देखा जाता है। कोई ना कोई देख रहा है, कोई व्यवस्था है जो देख रही है काम को। लेकिन कांग्रेस जो है वो इतनी, कांग्रेस की व्यवस्था इतनी सड़ गल गई है कि आज यहां कार्यकर्ता की कोई हैसियत नहीं है। जो दरी बिछा रहा है वो दरी ही बिछाता रहेगा 20 साल तक, 50 साल तक। और जो नेता चुनाव लड़ने वाले हैं उनको चुनाव भी लड़वाए जाएंगे। तो जैसे होता है ना कि एक जंगी घोड़े होते हैं, एक शादी की घोड़े होते हैं, वो जो राजसी घोड़े जिनको बोलते हैं, तो राजसी घोड़ों को जो है ना राजसी घोड़ों की तरह यूज कर रहे हैं, और जंगी घोड़ों को सिर्फ जंग होती है जब निकाल लेते हैं ना, तो उनको एक साइड में बांध के रख देते हैं। तो वो कल्चर जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर हो गया है, और ये अंतर है बेसिक। तो मैं इतने दिनों से पार्टी के अंदर कांग्रेस में काम करके ये महसूस कर चुका कि यहाँ आपके कैलिबर को कोई देख नहीं रहा है। कितना ही आप काम कर लो, कितना ईमानदारी से सब कुछ कर लो, लेकिन आपको कोई देख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी काम को देखती है वर्क करके, और भारतीय जनता पार्टी धीरे 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 आपके काम को देख करके आपको सिखाती भी है, आगे भी बढ़ाती है, और कहीं ना कहीं उन चीजों का फल मिलता है। तो राजनीति सेवा का माध्यम है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके समर्थक, आपके दोस्त, आपके परिवार, वो भी उम्मीद करते हैं कि जिस पार्टी को आपने खून पसीने से सींचा है वो पार्टी आपके व्यक्ति को सम्मान दे। और यही कारण है कि मैं भी जो है पार्टी छोड़ करके बाहर आ गया।
यानी कि कांग्रेस के अंदर योग्यता को महत्व नहीं दिया जा रहा जी। है और बीजेपी वाले योग्यता के अनुसार आगे बढ़ा रहे। जैसे राजस्थान में भजन लाल जी को सीएम बना दिया गया। हाँ, आपका हाँ। प्रदेश का एक बड़ा उदाहरण है। हाँ। भजनलाल शर्मा जी बहुत ही निचले स्तर से उठ करके, और किसी को कानो कान ये नहीं था कि भजनलाल जी का भी नाम जो है आ जाएगा और वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन पार्टी है, आप वहां देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, आप उत्तराखंड में देख लो। उत्तराखंड के धामी जी जो है, कोई सोच ही नहीं रहा था कि धामी जी का नाम एकदम से आया, प्रपोज हुआ। ऐसे आप गुजरात में देख लो। तो व्यवस्था को परिवर्तित करने का काम, देश की राजनीति को परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो दिखता है। आम आदमी इस बात की चर्चा करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने निचले स्तर से उठा करके लोगों को, आप प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, उनका जीवन का संघर्ष कहां से उठे हैं और कहां तक जो है वो पहुंच गए हैं। तो वो क्या, उन्होंने जो है सीधा चीफ मिनिस्टर उनको इसलिए बनाया गया कि उन्होंने जो है निचले स्तर पर पूरे देश में काम करके दिखाया था। हमारे प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब को देख लीजिए, हमारे प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को देख लीजिए, उनका इनका भी नाम किसी ने बिल्कुल सोचा ही नहीं था। तो ये इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। ये नहीं है कांग्रेस के अंदर कि एक परिवार, उसको जो है ना, उसी का बेटा जो है ना पार्लियामेंट मेंबर बनेगा 6 बार 5 बार 4 बार, उससे पहले खुद 3 बार जो है ना पार्लियामेंट मेंबर बनेंगे। अब चीफ मिनिस्टर का पद भी हमें चाहिए, अध्यक्ष भी हमें चाहिए, विपक्षी जो नेता का पद भी हमें चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए, दूसरे को कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारे अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष के नाते संघर्ष किया, लेकिन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर भी पर इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए, इसमें 5 सीटें भाजपा गंवा चुकी है। इसके पीछे क्या वजह रही? वो देखो, सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में, 5 सीटें हार गए, 5 जीत गए। लोकतंत्र में नंबर्स बदलते रहते हैं। कारण प्रत्याशियों का हो सकता है कि कुछ प्रत्याशी पसंद नहीं आए। पार्टी के स्तर पे कोई नाराजगी नहीं है कि पार्टी से कोई जनता नाराज है। 5 सीटें आई ना, जब 9 सीटें हुड्डा साहब मुख्यमंत्री पद से पे थे, मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए 2014 में कितनी सीटें आई थी जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था? तो ये व्यवस्था है कि आज ये तो नहीं कह सकते कांग्रेस से कहीं पीछे है, 5-5 बराबर पे है। लेकिन पार्लियामेंट का चुनाव अलग है, विधानसभा का चुनाव अलग है, व्यवस्थाएं देखी जाती है, वोटर का मन देखा जाता है, कैंडिडेट देखे जाते हैं कि कैंडिडेट किसके सामने क्या आता है, उनका अपना पर्सनल भी होता है। तो वो सारी चीजें होकर के ठीक है, जो मैंडेट जनता ने दिया है उसको स्वीकार किया है पार्टी ने। आपने ऐसे झज्जर विधानसभा के लिए ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिसकी बदौलत जनता आपको ही चुने? झज्जर विधानसभा के हम पिछले, झज्जर विधानसभा की राजनीति में हम पिछले 45 साल से हैं। झज्जर विधानसभा से मेरे फादर ने 4 चुनाव लड़े हैं एमएलए के, एक बार हम क्लोज मार्जिन से भी हारे। मैं यहाँ से पार्षद रहा हूँ, इसलिए जो है मेरा अपना कनेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद आप पूछ रहे हो काम क्या किया? काम आदमी तब करता है जब आपके पास सत्ता होती है, एक चीज। हाँ, हम जनता के दुख दर्द में हमेशा खड़े रहे हैं, सामाजिक व्यक्ति रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में हमेशा जाते आते हैं। और राजनीतिक जीवन में यही देखा जाता है कि आप किसी के सुख के समय ना जाओ, दुख के समय जरूर पहुंचो। यही आपकी टीआरपी होती है, यही आपका फॉलोइंग होती है। तो बात रही संघर्ष करने की, कि आपने क्या संघर्ष किया, लोगों के लिए आप क्या खड़े, ये शहर जानता है। जब ये शहर जो है परेशान था, तब हमने एक आंदोलन चलाया, जब मैं कांग्रेस में ही था। मैं अपनी बात खुद की करूं तो मैंने यहाँ के प्रशासन को मजबूर किया कि जल्दी से जल्दी इस शहर की सड़क को ठीक करें, क्योंकि बहुत बुरा हाल था सर्कुलर रोड। इस बार मैंने सुना भी तो था कि आपने कुछ हमने आंदोलन हमने, वो एक गैर राजनीतिक संस्था थी, है अभी भी गैर राजनीतिक है, लेकिन गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे हमने दबाव बनाया सरकार और प्रशासन पे
कि समस्याओं को टेकअप किया जाए जल्दी से, और उसका रिजल्ट भी हुआ। तो ये यही कर सकते हैं। मैं ये बात विधायक से पूछूं, कोई उसके पास तो पद है, वो विधायक है, पिछले 15 साल से विधायक है, अब वो कह देती है कि मैं तो विपक्ष में थी। अब विपक्ष में थी तो विपक्ष के विधायक का काम यह है, अगर विधानसभा में आप आवाज उठाते हो, उसकी बात ना सुनी जाए तो आप सड़क पे आकर के आंदोलन करो। उसने तो कोई आंदोलन नहीं किया। एसी सबको गर्मी में अच्छा लगता है, सड़क पे कोई नहीं चलना चाहता, लेकिन जनता के दुख दर्द के लिए पसीना बहाना आपका पड़ेगा। मैनिफेस्टो तो होगा? मैनिफेस्टो पार्टी का आएगा, मेरा क्या? मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। यहाँ की जनता के लिए आप वो ठीक आप है। खुद जो बना सकते हो मैनिफेस्टो स्थानीय लेवल पे ज्यादा अच्छा होता है। वो तब होता है, तब आएगी जब पार्टी मुझे फेस बनाएगी। मेरी टिकट पक्की थोड़ा ही हो गई आज की डेट में कि मैं मैनिफेस्टो बना करके जारी करूं। पार्टी जिस दिन मुझे सिंबल देगी, उस दिन मैं अपना एजेंडा भी दूंगा कि मैं इस शहर के लिए क्या करने वाला हूं, इस शहर के लिए मेरी सोच क्या है, इस शहर के लिए मैं भविष्य में कहां देखता हूं कि इस शहर कैसा होना चाहिए, इस इलाके के लिए मैं सोचता हूं कि कहां कैसा होना चाहिए, वो मतलब जारी करूंगा। अभी मैं आज कह दूं तो क्या लिपुलाऊं। तो हरियाणा सरकार के लेवल से अगर देखे न जाए तो जो हवा दिख रही है ना, वो आपके नाम की दिख रही है, इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। नहीं, वो नाम ना, पार्टी से बड़ा मैं नहीं हूं, मैं हो भी नहीं सकता हूं। पार्टी बड़ी है, पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी वो चुनाव लड़ेगा, पार्टी जिसको सिंबल देगी वो प्रत्याशी होगा, हम सब लोग उसकी मदद करेंगे। मुझे अगर ये मौका मिला तो मैं फिर सारी डिटेल्स जो है ना सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने जो यहाँ के लोग हैं उन सबको बताऊंगा कि ये मेरा विजन है, वो मैं बताऊंगा, वो मेरे मन में है, लेकिन समय आने पे बताऊंगा। अभी नहीं बता, अभी नहीं, समय आने पे भी। चलो लोकसभा चुनाव से थोड़े पहले के समय की बात करते हैं कि अगर तब मैं आ नहीं पाया आप तक, कारण कई रहे होंगे, पहचान की कमी रही है, तो अगर उस समय की बात करें तो मैं एक उस समय के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उस समय अगर आपको सवाल किया जाता कि प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आज मैं जहां पे हूं, मैं जहां उस समय जहां था वहां पे भी ईमानदारी से था, लेकिन जब मैंने पार्टी छोड़ दी है तो मैं आज जिस जगह खड़ा हूं वहां पे भी ईमानदारी से हूं। इस सवाल का जवाब देना कोई उचित नहीं है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं हो सकता। ये आज परिस्थिति क्या है, अब फ्यूचर का तो पूछ सकते हो, लेकिन पास्ट क्या चला गया, उस समय मेरा क्या होता है, वो तो कहने की बात ही नहीं। मोदी जी के बाद कौन? नहीं, ये मेरा प्रोरोगेटिव नहीं है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। मुझे 20 दिन मुझे पार्टी में आए हैं, और मैं मोदी जी के बाद की व्यवस्था बताने लगूं, मैं इतना वो जो है उस तरीके का व्यक्ति नहीं हूं कि मैं इस पार्टी को, ये पार्टी मेरे से बहुत बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा पैदा हूं, तो मैं इतनी बात नहीं। कांग्रेस के अंदर से बड़े बड़े नेता हैं, सब लगभग बीजेपी ज्वाइन की है, उनमें आप भी शामिल है, तो ये बाकी के जो नेताओं की कहानी समझ लो, या कांग्रेस के टूटने की वजह क्या है? मैं अगर बड़ा नेता होता तो शायद कांग्रेस मुझे टिकट ही दे देती, चुनाव लड़ा देती। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने ज्वाइन किया। कोई मैं इस तरीके की बात नहीं करता, जनता बताती है बड़ा और छोटा। अगर पार्टी मुझे सिंबल दे के भेजती है जनता के बीच में, तब मेरे कद को जनता के तराजू पे तोला जाएगा, तब बड़ा छोटे का बात होगी। अभी तक तो कार्यकर्ता है, नेता तो जनता बना। कांग्रेस के टूटने की क्या वजह? कांग्रेस की टूटने की वजह क्या कह सकते, कांग्रेस तो सदियों से टूटती आई है, बार बार टूटी है, और टूटने ही लग रही है। मैं 2014 क्यों कहूँ, आप कांग्रेस के इतिहास को पकड़ोगे तो कांग्रेस तो बहुत पुराने समय से टूटती आ रही है। कांग्रेस तो इंदिरा गांधी के टाइम पे भी, कांग्रेस इंदिरा गांधी के टाइम पे टूटी, कांग्रेस संजय गांधी राजीव गांधी के टाइम पे टूटी, कांग्रेस जो है नरसिम्हा राव के टाइम पे टूटी, कांग्रेस उसके बाद जो है ना अब फिर अभी टुकड़ों में ज्यादा बिखर रही है। कभी कोई पूरे देश के अंदर पिछली बार टूटी ना, उसमें तो वो वापस एक बार एक झटके से संभल जाती थी, लेकिन इस बार मोदी जी के आने के बाद में जो टूटी है तो टूटी ही जा रही है। लोग, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को अल्टरनेटिव दिया है, और ऐसा अल्टरनेटिव दिया है कि लोगों को बात जम गई है कि अब तक तो हमने जो है ना ऐसे ही 70 साल निकाल दिए,
अब अल्टरनेटिव ऐसा दे दिया है जनता के सामने कि जनता का जो है पूरा विश्वास उस पर जम गया है। पूरी दुनिया में भारत की छवि एक अलग बनी है। हरियाणा प्रदेश की छवि में कहूँ तो जो है, पहले भ्रष्टाचार की बात होती थी, हरियाणा में CLU इतने करोड़ रुपए का हो गया, ये हो गया। अब हरियाणा में पर्ची और खर्ची के बिना जो है ना जॉब नहीं मिलती है। आज लाखों, पिछले 10 साल के अंदर लाखों रोजगार जो हुए, और कोई आज तक एक व्यक्ति आकर के कहने वाला नहीं मिला कि भाई हरियाणा के अंदर कोई किसी तरीके की भ्रष्टाचार की बात हो नौकरी देने में। तो व्यवस्थाएं बदली हैं, और व्यवस्थाएं बदलने में समय लगता है, एक दिन में व्यवस्था बदली नहीं जाती है। ये चीज तो मैंने सर्वे किया ना, तो हर जगह यही सुनने में आ रही थी, तो पर्ची खर्ची वाला बंद हो गया है। लेकिन जो नौकरियां मिल रही थी लोगों को, कुछ लोगों को जो संविदा पे लग रहे थे, तो उन लोगों की नौकरियां हटाए जा रहे हैं, कुछ को लगाए जा रहे हैं, उसमें वो कुछ परेशान हो रहे हैं। नहीं, संविदा की जो नौकरी की बात आप करो, हरियाणा के अंदर पक्की नौकरी तो चलो जो सिस्टम से एक लगती हैं वो व्यवस्था है, SS बोर्ड से लगे या जैसे, लेकिन कच्ची नौकरियों की जो बात करें हम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले स्थानीय विधायक ने कह दिया CMO को, स्थानीय विधायक ने कह दिया किसी उसको दूसरे अफसर को, DC को कह दिया फोन करके कि 10 नाम भेज रहा हूं, इसको एडजस्ट कर लो, उसको एडजस्ट कर लो। वो अपने यारे प्यारे रिश्तेदार या खर्ची पर्ची लेकर के लगा दिया करते थे। आज स्थिति क्या है? आज एक विधायक भी, कोई कच्चा अपना एम्प्लॉय भी, कच्ची नौकरी जिसको आप संविदा नौकरी कहते हो, यहां पे नहीं लगा सकता है। व्यवस्था सेट कर दी है, माननीय खट्टर जी ने की थी। हरियाणा कुशल रोजगार निगम बनाया है। आज हरियाणा में कहीं पे भी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है इस तरीके से सिलेक्शन की कि भाई यहाँ पे इस व्यक्ति की जरूरत है, तो क्योंकि सरकारी व्यवस्था बड़ी लंबी है सिलेक्शन की, इंटरव्यू की, वो तो दूसरी चीजें होती है, क्योंकि उसमें सालों लग जाता है, कहीं को कोर्ट स्टे हो जाता है सिलेक्शन में। तो वो जो पक्की नौकरियां में तो समय लगता है, 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल लग जाते हैं। लेकिन कच्ची नौकरी को लगाने के लिए व्यवस्था पक्की कर दी है कि हरियाणा कुशल रोजगार के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करो, आपका जो है प्रॉपर्टी ID और इसका आपकी जो परिवार पहचान पत्र PPP है, जो परिवार पहचान पत्र में आपकी इनकम क्या है, उस डाटे के अंदर जिस तरीके की नौकरी है, मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी 100 निकली हुई है पूरे हरियाणा के अंदर, तो उसको उसी जिले के अंदर मान लीजिए 10 नौकरी उस जिले के अंदर लगा रहे हैं, तो वो कंप्यूटर उठा लेता है कि समाज के सबसे गरीब व्यक्ति का नंबर सबसे पहले आता है उस व्यवस्था में, और वो जाकर के सीधा नौकरी की ज्वाइनिंग कर लेता है। ये व्यवस्था बनाने का काम किया, ना किसी का चक्कर काटना, ना पैसे देने, ना किसी नेता के जुतियां उठानी है। ये व्यवस्था सेट की है भारतीय जनता पार्टी ने। इसको कहते हैं अंतिम व्यक्ति तक राज का फायदा पहुंचाना। अब ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, भारत के अंदर 145 करोड़ के आसपास की जनता है, फिर भी हम गोल्ड मेडल नहीं जीत पाते हैं। तो इसके पीछे कमजोरी क्या, या फिर हम कहें तो किन चीजों की कमियां हैं? देखो, देश 75 साल का देश हो गया हमारा, 76-77 साल। हमें जो सुविधाएं बनानी चाहिए थी बच्चों के लिए, गेम के लिए, वो नहीं बनी। उसकी ही वजह है कि आज हम गोल्ड के लिए तरसते हैं। सही बात। लेकिन इसके पीछे कमी किसकी रही? भारतीय जनता पार्टी तो 10 साल सरकार अभी रही है, पीछे 4-5 साल अपने आडवाणी जी, वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही। सरकारों ने दिखावटी तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, यहाँ ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन धरातल पे चीजें बनी हैं तो वो मेंटेन नहीं हुई, और उसका खामियाजा ये है कि बच्चे आज हमारे देश के अंदर मतलब बेसिक चीजों के लिए, कि कहीं हमें डाइट में 20 रुपए मिल रहा है, कहीं 50 रुपए मिल रहा है, इन चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या हमें सिंथेटिक ट्रैक नहीं है,
या जो है उस तरीके की जो इंडोर फैसिलिटी स्पोर्ट्स की होनी चाहिए, उन चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 10 साल के अंदर अंदर इस पे काम हुआ है, तो रिजल्ट भी आए हैं। और हमने पीछे कॉमनवेल्थ गेम सक्सेसफुली कराए। पिछले वाला जो हमारा जो टोक्यो ओलंपिक था, उससे पहले वाला जो ओलंपिक था, उनमें इम्प्रूव किया है इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट ओलंपिक्स। तो बहुत इम्प्रूव किया है। और ये सतत प्रोसेस है, प्रयास होता है कि ये लगातार चीजों को इम्प्रूव करने। अब चाइना के अंदर हम देखते हैं और जापान के अंदर जैसे खबरें आती हैं कि वहां बच्चा 4 साल का 5 साल का होता है, उसको कंपलसरी किसी ना किसी स्पोर्ट्स को खेलना पड़ता है। हमारे यहाँ उस तरीके की आज भी सुविधा नहीं है। माँ बाप भी नहीं रहते हैं ना साथ। हाँ, तो माँ बाप नहीं, माँ बाप पेट के लिए लड़ाई लड़े या स्पोर्ट्स खिलाए, वो भी बात सही। माँ बाप की जो लड़ाई है वो पेट की लड़ाई में वो सारी जिंदगी चली जाती है। तो वो बच्चों को स्पोर्ट्स सुविधाएं, आज कोई स्पोर्ट्स कराना कुछ छोटा काम नहीं है। मान लीजिए अभी मनु भाकर हमारे झज्जर जिले से है, उनके हम स्कूल में गए, उनकी एकेडमी को देखा। वो जो फैसिलिटी है आज जिस तरीके से, क्योंकि भी ठीक है उनका स्कूल था, उनके पेरेंट्स ने वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, लेकिन आम गरीब के बच्चे को किस तरीके से मिल सकती है? इतना आसान नहीं है। अपने रिसोर्स से, कल ही हम रात को अपने अमन सहरावत जी, जिनका आज भी मैच है, उनके घर पे थे। गांव के अंदर, खेत के अंदर उनका मकान, उनकी गरीबी, उनका रहन सहन देख करके लगता था कि यहाँ से बच्चा उठ के पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंच रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें एक दिन ओवरनाइट बदलने वाली नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। और मैं समझता हूं कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसको एक्सेलरेट किया है, बढ़ाया है, और उससे जो है अब उसके अच्छे रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। और नीरज चोपड़ा जी लेके आए थे पीछे, और भी लेके आए थे। हाँ, तो वो अभी रिजल्ट आएंगे और मैं समझता हूँ कि अब की बार भी अच्छा रहेगा। विनेश का थोड़ा सा चूक हो गया, अदरवाइज विनेश ही अब की बार गोल्ड लेकर आती। तो हमारे इस क्षेत्र में तो खैर जवानों और खिलाड़ियों का क्षेत्र है हमारा, लेकिन ऑपोजिशन तो इस पे भी बयानबाजी कर रहे हैं। हाँ, अपोजिशन का काम तो बयानबाजी करना है, लेकिन व्यवस्था तो इंटरनेशनल लेवल की है ही। हम तो कोई उस चीज को कह नहीं सकते कि भाई क्या है, उसको खिलाड़ी को खुद को पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन ये मिस हैपनिंग है और कोई जानबूझ के नहीं करता, ये होना था, हो गया, गलत हुआ। विनेश जो है देश की बेटी है और उसको देश जो है अपने कंधों पे बिठा रहा है, पलकों पे बिठा रहा है। मेडल आए ना आए, लेकिन वो देश के लिए आज हीरो है और उसमें कोई दो राय नहीं है। रोल मॉडल तो रोल मॉडल है, सबके लिए रोल मॉडल है, उसमें कोई वो नहीं है। मेडल लोगों ने मान लिया है कि उसने मेडल जीता है, उसने दिलों के मेडल जीत लिए हैं। अच्छी खिलाड़ी है और हमारे पूरे इलाके के लिए, पूरा हरियाणा के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि वो हमारी बेटी है। तो भगवान उसको जीवन में और आगे ले। शिक्षा में देखे तो हरियाणा तो वैसे आगे ही है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो काफी पिछड़ा हुआ भी है। लेकिन क्या जो अभी शिक्षा प्रणाली जो चल रही है वो और पहले की जो गुरुकुल पद्धति थी वो अच्छी थी या अब सही है? ये तो बड़ा लंबा विषय है। पद्धतियां समय के अनुसार बदलती हैं। एक समय जब स्कूल खोले थे अंग्रेजों ने, वो स्कूल अगर ना खुलते तो आज क्या हम ये सोचे कि हम यहाँ पहुंच पाते। समय और काल के अनुसार हर चीज में बदलाव की जरूरत होती है। गुरुकुल का जिस समय दौर था, उस समय वही शिक्षा उस आसपास के एरिया के लिए, समझ लो उनका दायरा कितना होता था, एक स्टेट, एक जिला, एक शहर, उनके लिए अपने जीवन यापन के लिए वो शिक्षा उतनी काफी थी। लेकिन क्या आज हम सोच सकते हैं कि आज बच्चों को सिर्फ गुरुकुल करा दें तो हमारी रोजी रोटी चल जाएगी? आज बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, कल उसको कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, टेक्निकल एजुकेशन लेनी है,
वो गुरुकुल में थोड़ी हो सकती ऐसे है। इंटरनेशनल लेवल के गुरुकुल भी तो खुले जा हाँ नहीं, सकते हैं वो ना। गुरुकुल आप उसको, आप अपनी यूनिवर्सिटियों का नाम गुरुकुल का नाम दे दो, उससे क्या फर्क पर पड़ता है? वैदिक ज्ञान भी रहता है ना वैदिक उसमें। ज्ञान के साथ साथ नैतिक और वैदिक ज्ञान के साथ साथ टेक्निकल ज्ञान की भी आवश्यकता जीवन में है। नहीं तो अगर हम समय के हिसाब से बराबर नहीं चलेंगे तो दुनिया से कदम नहीं मिला सकते, कंपटीशन नहीं कर सकते। आज के समय की जरूरत के हिसाब से शिक्षा बच्चों को चाहिए। वैदिक ज्ञान की बात करें तो जैसे एक विमान शास्त्र था पहले, हम्म। तो पूरा विमान बना, हवाई जहाज बना उसी शास्त्र के अनुसार बना। ऐसे सब शास्त्र लेने जाए तो लगभग लगभग अभी जो पढ़ाई हो रही है उन्हीं में से निकली हुई है। नहीं है सर, देखो ये अब हम कह दें आइंस्टाइन ने जो खोज की या और किसी ने खोज की, उनके कोई मायने नहीं है, सब कुछ हमने ऐसा ठीक है। समय के अनुसार शास्त्रों ने हमारी जो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले बहुत चीजों का आविष्कार कर दिया, आर्यभट्ट ने जो है क्या और उन्होंने क्या, तो लेकिन ऐसा नहीं कि आज नया कुछ नहीं हो रहा है, खोज आज भी हो रही है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आज की चीज है, पिछले परिप्रेक्ष्य में पिछली चीजें हैं। सबका अपने समय और काल के हिसाब से महत्व रहता है। आज की एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन मस्ट है, उसके बिना जीवन ही नहीं चल सकता है, तो वो भी जरूरी है। एलोपैथी अच्छी है, आयुर्वेद नहीं भी कोई मेरे से कंसर्न क्वेश्चन नहीं है, मेरे से कंसर्न क्वेश्चन नहीं है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक सवालों का जवाब दे सकता हूँ। चलो, आपने समय दिया हमें, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। और जब भी जरूरत पड़े तो इसी तरह समय जरूर दीजिएगा।